तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम दृश्यम 2 मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और उसकी स्टोरी को देखेंगे। जाना मत कहीं। तो कहानी की शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 2014 की रात, जहाँ पर हम डेविड को देखते हैं जो एक स्मगलर है और डिलीवरी करने आता है। डिलीवरी देने के बाद डेविड बॉस से कहता है कि मैं आज के बाद एक काम नहीं करना चाहता, और बॉस कहता है ऐसा अपने धंधे में नहीं होता और डेविड अपना पैसा मांगता है, पर बॉस देने से इनकार कर देता है और डेविड हाथ जोड़ता है कि बॉस दे दो पैसा, पर बॉस गन निकालता है। तब डेविड उस बैग लेकर भागता है और दोनों में हाथापाई हो जाती है, जहां बॉस अपनी गन डेविड पर तान देता है। तब डेविड अपनी जान बचाते समय गोली बॉस को लग जाती है, बॉस वहीं मर जाता है। तब वहां पुलिस आ जाती है और डेविड का पीछा करने लगती है। डेविड भागकर एक पुलिस स्टेशन का काम चालू है वहां छुप जाता है, पर तब वो देखता है कि विजय उस पुलिस स्टेशन में कुछ दफना कर जा रहा था। कुछ समय बाद डेविड घर आ जाता है, तब वहां पुलिस घर पर छापा मार देती है और डेविड को 7 साल के लिए जेल पहुंच जाती है। फिर हम देखते हैं 7 साल बाद की कहानी, जहां विजय अपने बगल वाली ज़मीन बेच देता है और उस पैसों से एक थिएटर बनाता है। जैसा हम जानते हैं कि विजय को फिल्में देखना बहुत पसंद है और विजय ने बेची हुई ज़मीन एक जेनी और उसका हस्बैंड वहां रहने आते हैं। जेनी का हस्बैंड बहुत शराब पीता है और रोज़ जेनी को मारता है। पर आप सबको बता दूं कि ये दोनों असल में पुलिस वाले होते हैं, पर विजय की फैमिली को ये बात पता नहीं होती क्योंकि सैम की बॉडी अब तक पुलिस को मिली नहीं है। इस कारण पुलिस विजय की फैमिली पर नज़र रखे हुए है। हम सैम के पापा को देखते हैं जो विजय के पास आते हैं और कहते हैं कि हम अभी दुबई में रहते हैं और 2 हफ्ते से यहाँ है। सैम की विधि करवानी है, पर पंडित जी कह रहे हैं कि अब तक सैम की अस्थियाँ मिली नहीं है, इस कारण सैम को मोक्ष नहीं मिला है। मेरी दरखास्त है तुमसे कि मेरे बेटे की बॉडी कहाँ है मुझे बता दो। तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। इस बारे में सैम के पापा को कुछ नहीं बताता और वो उनसे निवेदन करता है कि आप दोबारा मेरे पास मत आइएगा, और वहाँ से विजय चला जाता है। अब हम देखते हैं कि विजय को फिल्मों का बहुत शौक है। अब वो एक फिल्म बनाने की सोचता है और अपनी स्क्रिप्ट लेकर एक बड़े प्रोड्यूसर से मिलता है, पर विजय कहता है कि जिस फिल्म में हीरो लास्ट में जेल चला जाए वो फिल्म लोग ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे, और विजय प्रोड्यूसर से थोड़ा समय मांगता है कि आपको भी इस फिल्म के एंडिंग के लिए मदद करनी होगी। दूसरी एंडिंग पर हम काम करेंगे, हम ऐसी स्टोरी लिखेंगे जो लोगों के दिमाग में छप जाए, और प्रोड्यूसर से 2 साल का विजय मोहलत मांगता है। फिर हम ऐसे इंसान को देखते हैं जो कब्रिस्तान में कब्र खोदने का काम करता है। उसे दिल की बीमारी होती है, उसके कारण वह अपनी बेटी ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाता और शादी की भी उम्र हो जाती है। तब विजय उसकी मदद करता है और उसका इलाज, बेटी की शादी करवाता है। इसके कारण वह इंसान विजय के काफ़ी करीब आ जाता है। दूसरे सीन में हम डेविड को देखते हैं जो सज़ा काटकर घर पर आता है। तब वे देखता है कि उसकी बीवी घर खर्चे की वजह से अपने बेटे को पढ़ा नहीं पाती। तब डेविड अपनी बीवी से कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है और मैं सब ठीक कर दूंगा, और वो घर से बाहर चला जाता है। तब डेविड चाय वाले की दुकान में कुछ लोगों को बात करते देखता है कि विजय सालगांवकर फैमिली की फाइल फिर से रीओपन हो गई है और एक गवाह उन्हें चाहिए जिसने 2 अक्टूबर 2014 की रात को विजय को देखा हो। जो इंसान गवाही देगा और सैम की बॉडी कहाँ है बताएगा, उसे पुलिस 5 लाख रुपए इनाम दे। सुनकर डेविड सोच में पड़ जाता है और पुलिस स्टेशन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि सैम की माँ मीरा को 7 साल बीत चुके हैं, फिर भी उसने अपनी जिद छोड़ी नहीं है कि विजय की फैमिली आज तक सबकी आंखों में धूल झोंककर घूम रही है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। उसी दिन सैम की अरसी होती है और पंडित जी सैम की माँ से शब्द बोलने को कहते हैं। तब वे कहती है कि है कुछ लोग जिन्हें मैं कभी माफ़ नहीं कर सकती, कि जाने अनजाने में आने वाले वक्त में अगर मेरे हाथों उन्हें कोई भी दर्द, पीड़ा या परेशानी का सामना करना पड़े तो मैं चाहूँगी
कि वो मुझे माफ़ कर दे। ये सुनकर हमें लगता है कि सैम मर्डर केस की फाइल रीओपन होने वाली है। फिर हम देखते हैं कि विजय का और एक दोस्त है जो रोज़ शाम उसके साथ शराब पीता है। वो इंसान एक एंट्रस मेडिकल कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड है। इस कॉलेज में मर्डर से जुड़े दस्तावेज और डीएनए की जांच की जाती है। इस कारण विजय इस इंसान से दोस्ती करता है और उसे अपनी फिल्म में रोल देने का वादा करता है। इसके कारण वे बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तब सिक्योरिटी कहता है, विजय भाई 2.5 साल हो गए हैं, अब तक आपने शूटिंग चालू नहीं की, आपको डर नहीं है कि आपकी स्टोरी कोई चुरा ना ले? तब विजय कहता है सिक्योरिटी से कि मैंने इस स्टोरी की किताब छपवा रखी है कॉपीराइट के लिए। तब सिक्योरिटी कहता है, विजय भाई आपने किताब में स्टोरी छपवा दी, तो अब फिल्म देखने कौन आएगा? तब विजय कहता है कि किताब और फिल्म की ऑडियंस दोनों अलग होती है और मैंने बहुत कम कॉपी छपवाई है जो आसपास के बुक स्टोर पर ही मिल जाएगी। तब वहाँ विजय को नंदिनी का कॉल आता है जो विजय की पत्नी है। वह कहती है, आज मौसम बहुत ख़राब है, तुम जल्दी घर आना। तब विजय कहता है, और बहुत काम बाकी है, तुम जेनी को अपने घर बुलाओ, तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा। और नंदिनी कॉल कट कर देती है और जेनी को नंदिनी अपने घर बुलाती है। नंदिनी और जेनी आपस में इधर उधर की बात कर रहे होते हैं। तब जेनी जो एक पुलिस वाली है, ये बात नंदिनी को पता नहीं होती। वो कहती है कि पूरे गोवा में ये बात फैल गई है कि सैम का और अंजू का अफेयर था और विजय भाऊ उस रात इसी हालत में देखा। इसी कारण विजय भाऊ ने उस लड़के को मार दिया। और लोग ये भी कहते हैं कि लड़का शरीफ था, अंजू ने उसे फंसाया। ये सुनकर नंदिनी रह नहीं पाती और कह देती है कि लोग झूठ बोल रहे हैं और लड़का बदमाशी कर रहा था, तभी अनजाने में अंजू ने उसे मार दिया। ये बात नंदिनी उसे बोल देती है। तब जेनी समझ जाती है कि ये सब सच है। नंदिनी का मन रखने के लिए जेनी छोड़ो ना ताई, लोग कुछ भी कहते हैं, ऐसा कहकर दिलासा देती है। उसी रात अंजू को एक ख्याल आता है जिससे दिखता है कि पुलिस को सैम की बॉडी घर के गार्डन में मिल चुकी है और वो भागकर विजय के कमरे की ओर आती है, पर विजय दरवाज़ा नहीं खोलता। तब अंजू की आंखें खुल जाती है और अंजू अपने बेड पर बुरी हालत में तड़प रही है। यह देखकर विजय आता है और नंदिनी डॉक्टर को फ़ोन करती है। तब वहाँ डॉक्टर आ जाती है और वे कहती है कि ये सब स्ट्रेस के कारण हो रहा है जो आपके साथ पिछले कुछ सालों में हुआ है। यहाँ जेनी नंदिनी के हाथ धोकर पीछे पड़ी है, उससे उगलवाने की कोशिश कर रही है। नंदिनी से वे कहती है, आप विजय से बात करो इस बारे में कि सैम की बॉडी कहाँ है, वो आपको बता देगा। तब नंदिनी कहती है कि मैं विजय से अब तक कितनी बार पूछ चुकी हूँ, पर वो मुझे हमेशा चुप करा देता है। पर नंदिनी को मन ही मन लगता है कि खतरा अब तक टला नहीं है और बल्कि और तेजी से हमारी ओर आ रहा है। तब हम देखते हैं समीर देशपांडे को उस वक्त आईजी का कॉल आता है और 7 साल से सस्पेंड गायतोंडे को मेरे पास ले आओ, ऐसा कहते हैं। तब गाड़ी में समीर गायतोंडे से कहते हैं, कैसे हो? तो गायतोंडे मुस्कुराते हुए कहता है, पहले का पता नहीं, अब ठीक हूँ। अब हमें यह समझ में आता है कि वहाँ विजय अपनी सीढ़ी बना रहा और यहाँ पुलिस अपनी कड़ियाँ जुड़ा रही है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया हो तो दोस्त लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत मेहनत लगती है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आईजी के ऑफिस में गायतोंडे और समीर आ जाते हैं। ये पता चलता है कि गायतोंडे को 2014 2-3 अक्टूबर के दिन जो हंगामा हुआ था जय के साथ, उसका पूरा काला चिट्टा गायतोंडे के पास है। तब आईजी गायतोंडे से कहते हैं, तुम्हें क्या याद है केस के बारे में? तब गायतोंडे कहता है, मैं अपनी बीवी का बर्थडे भूल सकता हूँ, 2-3 अक्टूबर नहीं। तब वहाँ समीर की माँ मीरा आती है और वे कहती है, मैंने चौथी पास को कम समझा, पर अब तो फंसेगा क्योंकि उसने एक माँ को कम समझा। मेरे पास एक सबूत है। तब वहाँ शैडो पुलिस जेनी और उसका हस्बैंड ड्यूटी ज्वाइन करते दिखते हैं। तब मीरा कहती है
कि जैसे मुझे पता चला कि विजय अपनी बगल वाली ज़मीन बेच रहा है, मैंने शिव के नाम से खरीद ली और 2 साल से जेनी और शिव उसकी फैमिली पर नज़र रखे हुए हैं। इनफैक्ट हमने विजय के पूरे घर में रिकॉर्डिंग डिवाइस लगवाए हैं, इसके कारण हम उनकी सारी एक्टिविटी जान सके। तब जेनी का हस्बैंड कहता है कि विजय ने इस बारे में कोई बात करने से मना किया है। तब जेनी को एक ब्रेक थ्रू मिलता है। उस रिकॉर्डिंग में नंदिनी कह रही थी जेनी से कि दूसरे दिन विजय ने बॉडी शिफ्ट की थी, पर कहाँ है पता नहीं। मैंने पूछा पर सख्त मना कर दिया मुझे कि तुम्हारी न जानने में ही भलाई है। तब आईजी कहते हैं किसी ने तो देखा होगा विजय को उस रात जो उस रूट पर काम कर रहे थे, उस सब से पूछताछ कर चाय वाला, दूध वाला, न्यूज़पेपर वाला, इन सब से बात कर वे सब 3 बजे के बाद उठते हैं। तब पुलिस को एक खबर लगती है कि विजय के घर के पास उस रात एक एनुअल फंक्शन था और उसमें 60 लोग गए थे और उसमें से एक विजय का पड़ोसी है। और पुलिस उस आदमी के घर आती है और वो आदमी पुलिस को बताता है कि हम घर आ ही रहे थे कि मेरे बीवी को अस्थमा अटैक आया और मैं मेडिकल स्टोर में जा रहा था। उस वक्त 4:30 हुए थे और विजय केबल ऑफिस की ओर अपनी गाड़ी लेकर जा रहा था। अब पुलिस उस जगह का पता लगाने लगती है और वो सोचती है कि विजय ने इसी जगह लाश दफन की है जहां हम कभी सोच भी नहीं सकते। तब आईजी कहते हैं कि दुश्मन को हराने का मौका दुश्मन हमें खुद देता है और आईजी विजय के घर के बाहर आ जाते हैं। ये देखकर नंदिनी और अंजू डर जाते हैं। अब आईजी घर में आते हैं और अपना परिचय देते हैं। तब नंदिनी के मुँह से पुलिस शब्द निकलता है और आईजी कहते हैं चोर पुलिस वही, और नंदिनी के मुंह का रंग बदल जाता है और वो सहम जाती है। आईजी वॉशरूम कहाँ है पूछते हैं और वॉशरूम चले जाते हैं। तब नंदिनी हड़बड़ी में विजय को कॉल करती है पर विजय का फ़ोन बिजी आ रहा था। तब आईजी बाहर आते हैं और कहते हैं विजय को कहना इस बार मुलाकात नहीं हुई पर अगली बार ज़रूर मिलेंगे। अब यहाँ आईजी को भनक लग चुकी थी। तब आईजी बाहर देखते हैं कि जास्मीन के फूल है और नंदिनी को कहते हैं घर में किसको ट्रेस है। तो नंदिनी हड़बड़ी में जवाब देती है कि विजय को काम का बहुत ट्रेस है और विजय ने यह फूल अपने लिए लाए हैं। यह सुनकर आईजी वहाँ से चले जाते हैं। असल में वो फूल अंजू को ट्रेस के कारण डॉक्टर ने सजेस्ट किए थे। तब विजय घर आ जाता है और नंदिनी कहती है कि आईजी घर आए थे। इतना ही नहीं, पुलिस चर्च में भी सैम की लाश ढूंढ रही है। तब विजय कहता है कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक ये केस चलेगा और उन्हें कभी भी सैम की बॉडी नहीं मिलेगी। तब नंदिनी कहती है कि इन 7 सालों में मुझ पर क्या बीती है, क्या तुम्हें पता है। तब नंदिनी कहती है कि अब तो बता दो, लाश तुमने कहाँ छुपाई है। विजय सख्त मना कर देता है कि इस बारे में मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। इसी बीच हम जेनी और उसके हस्बैंड को देखते हैं जो दूसरी तरफ विजय के मुंह से लाश कहाँ है उगलवाने की फिराक में लगे रहते हैं कि विजय अब बता देगा नंदिनी को कि लाश कहाँ छुपी है। पर विजय ऐसा नहीं करता और विजय कतई मना कर देता है कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तब हम देखते हैं कि डेविड पुलिस स्टेशन में आ गया है और लाश कहाँ है ये उसे पता है और पूरी जानकारी सिर्फ सीनियर को बताएगा कहता है। तब वहाँ आईजी मीरा, समीर, गायतोंडे ये सभी आ जाते हैं। आईजी डेविड से पूछते हैं बॉडी कहाँ है, पर डेविड कहता है मुझे इसके बारे में मालूम है पर मैं 25 लाख लूँगा। तो आईजी कहते हैं तुझे कैसे पता। तो डेविड कहता है कि उस रात मेरे हाथों खून हो गया था और मैं पुलिस से भाग रहा था। तभी मैंने विजय को देखा, हाथ में फावड़ा था और गाड़ी के पास खड़ा था। और ये बात अगर मैंने विजय को बोल दी तो मुझे अपना मुंह बंद रखने के इससे दुगना देगा। तब आईजी कहता है अगर मुझे पता चला कि तू झूठ बोल रहा है तो तू गया। और मीरा डेविड को 25 लाख रुपए दे देती है और आईजी उसे अब बॉडी कहाँ है पूछते हैं। तो डेविड कहता है जहाँ आप खड़े हो वहीं दफन है।
यह बात सुनकर सब चौंक जाते हैं कि उस वक्त सच में पुलिस स्टेशन का कंस्ट्रक्शन चालू था। तब वहाँ सारे लोग समझ जाते हैं कि विजय ने ऐसी जगह चुनी जहाँ हम कभी सोच भी नहीं सकते, और जब तक बॉडी नहीं मिलती डेविड को वहीं रुकाते हैं। तब आईजी पुलिस स्टेशन में खोदने की परमिशन लेते हैं और समीर गायतोंडे से कहते हैं कि चाहे उतने लोग हायर करो, हमारे पास सिर्फ एक दिन है और सभी उच्च अधिकारी वहाँ बुलाओ। और सभी उच्च अधिकारी वहाँ आ जाते हैं। अब वहाँ मजदूर भी आ जाते हैं और खुदाई काम चालू करते हैं। डेविड के मन में एक सवाल आता है, अगर यहाँ बॉडी नहीं मिली तो मेरे तो लो लग जाएगी। तब खुदाई में मजदूरों के हथियारों में कुछ दिखता है और गायतोंडे सबको बाहर आने को कहता है और सब देखते हैं तो वहाँ एक कंकाल था। तब ये बात विजय को पता लग जाती है और नंदिनी कहती है, क्या है पुलिस स्टेशन में? तब विजय कहता है, मैं संभाल लूँगा और तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। और विजय अपने ऑफिस आ जाता है और वहाँ से सारी एक्टिविटी देखता है। तब मीरा विजय और उसकी फैमिली पर कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं और आईजी मीरा को फॉरेंसिक रिपोर्ट दिखाते हैं। उसमें लिखा था, उम्र 15 से 20 साल, मेल, मौत का कारण सर में चोट लगने के कारण। और कोर्ट सालगांवकर फैमिली से 8 घंटे पूछताछ करने की परमिशन दे देता है। विजय को पूछताछ के लिए बुलाते हैं। उसकी वकील कहती है कि हमारा डिफेंस सिस्टम इस बात पर टिका है कि तुम्हें कुछ नहीं बताना है और अंदर जाके कुछ भी हो जाए तुम्हें अपने बयान पर टिके रहना है। अब अंदर सबसे पुलिस सवाल करती है तो विजय अपनी 2 अक्टूबर 2014 की कहानी सुनाता है, पर मीरा कहती है ये सब मैं पहले से सुन चुकी हूँ और मैं नंदिनी से कोई सवाल नहीं पूछूंगी क्योंकि उसने हमें सारी जानकारी दी है। और विजय को धक्का लगता है। तब उसके सामने जेनी और उसका हस्बैंड आता है और उस दिन की रिकॉर्डिंग सुनाता है जो नंदिनी ने जेनी से कहा था कि विजय ने दूसरे दिन बॉडी शिफ्ट की थी। और आईजी विजय और उसकी फैमिली को अलग अलग रूम में पूछताछ के लिए अलग करते हैं। तब वहाँ आईजी विजय से कहते हैं कि समीर, मर्डर के बारे में तुम क्या जानते हो? मैं तुमसे सिर्फ 3 सवाल पूछूंगा, किसने किया, क्यों किया और कैसे किया। तब विजय कहता है, सर मुझे कुछ नहीं पता। तब वहाँ मीरा गायतोंडे को विजय की फैमिली से अपने तरीके से पूछताछ करने को कहती है और गायतोंडे बड़ी बेरहमी से मारपीट करता है। यह देखकर विजय सब सच बताने को तैयार हो जाता है। अब विजय पुलिस को उस रात की कहानी सुनाता है। 2 अक्टूबर 2014 नंदिनी बच्चों के साथ बाहर गई थी। मैं देर रात तक ऑफिस में शराब पी रहा था और जब घर लौटा तो मैंने देखा कि घर में कोई चोरी छुप के घुस रहा है। पास में एक सरिया पड़ा था, उसे उठाकर मैं उसके ओर बढ़ा। मैंने सरिया उसके पीठ पर मारा पर वो चूक गया और सीधा उसके सर पे लगा। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। पास जाके देखा तो वो मर गया था। ये देखकर मैं डर गया और घर वाले भी आने वाले थे। तब मैंने लाश को बोरी में डाला और गार्डन में दफना दिया। आईजी के सामने ऐसा विजय अपना बयान देता है। और अगले दिन मुझे पता चला कि पुलिस स्टेशन में फ्लोरिंग का काम चालू है और गार्डन से लाश निकालकर पुलिस स्टेशन में दफना दी और वो मर्डर वेपन भी बता देता है कहाँ। यहाँ एक बात मैं आप सबको बता दूँ कि विजय की बेटी अंजू की कुछ न्यूड फोटोज सैम के पास थी और सैम उसे ब्लैकमेल कर रहा था और सैम अंजू के घर आता है। तभी सेल्फ डिफेंस में अंजू से सैम का मर्डर हो जाता है। इस बात को विजय पब्लिकली शो नहीं करना चाहता, इस कारण वह सारा इल्ज़ाम अपने नाम लेता है। 8 घंटे की पूछताछ के बाद विजय घर लौटता है। तब ये बात न्यूज़ में आ जाती है कि सैम मर्डर केस का खुलासा हो गया है। यह बात विजय के प्रोड्यूसर देखते हैं और आईजी से मिलने पुलिस स्टेशन आते हैं। तब वो कहते हैं कि मैं विजय से 2016 में मिल चुका हूँ। उसने मुझे अपना नाम विजय गोडबोले कहा था। उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई। कहानी बहुत अच्छी थी और 10 लाख रुपए भी दिए, पर उसकी एक शर्त थी कि कहानी और अच्छी होनी चाहिए।
कहानी चोरी ना हो, इस कारण कॉपीराइट के लिए उसने एक किताब छपवा दी है। यह सब सुनकर अजय कहते हैं यह किताब विजय के नाम पे है छपी हुई थी। तो प्रोड्यूसर कहते हैं यह किताब मेरे नाम पे छपी थी, पैसे विजय ने दिए थे। यह कहते हैं विजय की वकील जज के सामने कहती है कि यह बयान पुलिस ने विजय और उसकी फैमिली को टॉर्चर करके ज़बरदस्ती लिया है। तब जज विजय से पूछते हैं क्या ये सच है, तो विजय हाँ कहता है। अब आता है कहानी में मज़ा कि विजय की वकील जज के सामने वो किताब दिखाकर साबित कर देती है कि विजय को पुलिस ने इस किताब की स्टोरी के माध्यम से फंसाया है और विजय ने जो पुलिस को डर कर जो बयान दिया है ये सब इस किताब में पहले से ही लिखा गया है। अब यहाँ जज को ये पता चलता है कि ये लाश तो समीर की नहीं है और कोर्ट विजय को बाइज्जत रिहा करता है। मैं आपको फिर से कुछ बताता हूँ कि विजय को पता था कि एक दिन ये बात सामने आएगी। तब वो ऐसी बॉडी की तलाश करता है जो बिल्कुल समीर की तरह हो, कदकाठी में और सर में चोट के कारण उसकी मौत हो गई हो। इसी कारण विजय कब्रिस्तान में कब्र खोदने वाले इंसान से दोस्ती करता है और फाइनली उसे वहाँ से वैसी ही बॉडी मिल जाती है। अब यहाँ और एक ट्विस्ट आता है, जो हर रोज़ विजय के साथ शराब पीता है। वह सिक्योरिटी गार्ड एंट्रोस मेडिकल कॉलेज में काम करता है और कोई भी बॉडी डीएनए के लिए यहाँ स्टोर होती है और विजय वहाँ दूसरा कंकाल रख देता है और समीर का कंकाल वहाँ से निकाल लेता है। समीर की कुछ अस्थियाँ निकाल लेता है और बाकी केमिकल में पिघला देता है ताकि और फिर से नया बकेड़ा खड़ा ना हो। जहाँ हमने स्टार्टिंग में देखा समीर के पापा विजय के पास आए थे समीर के अस्थियाँ मांगने, वही वादा विजय पूरा करता है और समीर के पापा के घर के बाहर कुछ अस्थियाँ छोड़ जाता है ताकि समीर का क्रियाक्रम कर सके, उसको मोक्ष मिले की स्टोरी ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। अगर आप ऐसी मज़ेदार वीडियो देखना पसंद करते हो तो बिना देरी करे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसी मज़ेदार वीडियो आपको यहाँ मिलती रहेगी। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।